नमस्कार, शुभ संध्या। हम लोग कल प्रागैतिहासिक इतिहास को क्लियर किए थे और आधे इतिहास में आए थे। और आधे इतिहास में जो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वो हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने कल आप लोगों के मध्य चर्चा किया था कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह की खुदाई की गई। इस सभ्यता के अंतर्गत सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह की खुदाई की गई। आज ये हड़प्पा पाकिस्तान में पड़ता है। आज का जो पाकिस्तान है कभी भारत में हुआ करता था। और उस पाकिस्तान के माउंटे गोमरी जिला है, वहाँ पर में ये इस सभ्यता का जो पहला साइट खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। और इसीलिए तमाम मतांतर के बाद इस सभ्यता का जो नामकरण किया गया वह हड़प्पा सभ्यता किया गया। हमने कल भी आप लोगों को बताया था कि इस सभ्यता को ब्रॉडली इंडस वैली सिविलाइजेशन के तौर पे जाना जाता है, अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता। और ये सिंधु घाटी की सभ्यता जो नाम दिया गया है ये जॉन मार्शल के द्वारा दिया गया। जॉन मार्शल 1902 से लेके 1928 तक भारत का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था उसके ये निदेशक थे, उसके डायरेक्टर जनरल थे। और इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई भी करवाई गई। हालांकि आप लोग आगे देखेंगे कि जब नेतृत्वकर्ता की बात आती है तो दयाराम साहनी या फिर राखालदास बनर्जी होते हैं। हड़प्पा के लिए दयाराम साहनी 1921 में और मोहनजोदड़ो के लिए राखालदास बनर्जी होते हैं 1922 में। लेकिन इन दोनों के पीछे भी जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो जॉन मार्शल ही थे। एक बात यहाँ पर में हम लोग समझ लें कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग को जानकारी कैसे मिली। सबसे पहले क्या हुआ, तो जो ब्रिटिश थे वो जो अपने रूल को एक्सपेंस कर रहे थे, यहाँ पर में विस्तार दे रहे थे, तो इसके लिए रेलवेज का विकास किया जा रहा था। रेल लाइन्स का इंडिया में विस्तार किया जा रहा था। आप लोग जानते हैं होइएगा कि 1863 ईस्वी में पहली बार भारत के अंदर रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन यहाँ पर में उसी के संदर्भ में यानी कि और उसको विस्तार दिया जा रहा था आर्थिक क्रियाकलाप को, कच्चा माल को एक जगह से दूसरी जगह औद्योगिक कल कारखानों तक पहुँचाने के लिए। और इसी के लिए जब रेल लाइनें बिछाई जा रही थी तब ईंटा वहाँ पर में हड़प्पा के पास में, जहाँ आज हड़प्पा है, वहाँ पर में नीचे से ईंटा आने लगा। जब ईंट आने लगा तो उसकी विस्तृत ये लग गया उन लोगों को, ब्रिटिश लोगों को। इंडिया के लोगों को तो कोई खास अनुमान नहीं होगा उस समय में, लेकिन ब्रिटिश लोगों को ये लोग काफ़ी खुदाई करवा चुके थे पहले अपने देश में या और जगहों पर। तो इन लोगों को लग गया कि यहाँ पर में किसी न किसी सभ्यता का अवशेष है और उन्होंने इसकी खुदाई का जिम्मा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दिया, अर्थात जॉन मार्शल को दिया। और उन्होंने इसकी विधिवत खुदाई करवाई हड़प्पा का दयाराम साहनी के नेतृत्व में। हड़प्पा जो उस समय का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो था, लेकिन उसके बाद हड़प्पा का ये स्थान आता है। और इसकी जो खुदाई करवाई गई इसके बाद वहाँ से इतने सारे अवशेष के तौर पर चीज़ें मिली जिससे कि पूरा का पूरा इंडियन हिस्टोरियन का जो तबका था वो विस्मय में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या है भाई। और उसके बाद जब उसकी खुदाई करवाई गई तो ये पता चला कि ये तो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कहने का मतलब है कि इस सभ्यता की जो शुरुआत है वो हमने कल आप लोगों को बताया था 2350 बीसी से। हालांकि 3000 बीसी से लिया जाता है, लेकिन 2350 बीसी से भी लिया जाता है तो काफ़ी पुरानी सभ्यता। और इससे पहले की अभी तक कोई ज्ञात सभ्यता हम लोगों के पास में, हम लोगों के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग हड़प्पा सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता मान करके चलते हैं। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता का एक मोटा मोटी विवरण है जिसको कि आप लोग दिमाग में रखेंगे। जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवा ली गई उसके बाद यह महसूस किया जाने लगा कि नहीं, और भी साइट्स हैं जहाँ इसके अवशेष हो सकते हैं। और जगह जगह पर जहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लगा कि नहीं यहाँ पर में हो सकता है, वहाँ पर में उसकी खुदाई करवाई जाने लगी। फिर हड़प्पा के यानी कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई। और मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो वहाँ पर में हड़प्पा से भी ज़्यादा चीज़ें मिली जिससे ये लगा कि नहीं ये तो इससे भी ज़्यादा
उसके बाद चंदरों की खुदाई करवाई गई, और चूंकि दोनों जो साइट्स थे, मोहनजोदड़ो और चंदरो इंपॉर्टेंट थे और सिंधु नदी के किनारे थे, सिंधु अपवाह तंत्र के किनारे थे, इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम ही जॉन मार्शल साहब ने क्या रख दिया, तो उन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन रख दिया। और बहुत दिन तक इंडस वैली सिविलाइजेशन चलता रहा। आज भी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने कल बताया था कि आगे चल कर के राजस्थान में जैसे सरस्वती घग्गर नदी उसके किनारे या अन्य जगहों पर में भी ढेर सारे साइट्स मिले, और वहाँ के जो लोकल लोग थे उस तरीके से उसका नामकरण करने लगे, वहाँ के इतिहासकार उस तरीके से उसका नामकरण करने लगे, जिससे कि डिबेट हो गया, संशय पैदा होने लगा। और इसके लिए सर्वसम्मति से जो यूरोपियन मेथड था कहीं का नाम देने का, वो था कि सबसे पहले जिस जगह की उस सभ्यता विशेष की जो खुदाई करवाई जाएगी उसके आधार पर वहाँ का नामकरण किया जाएगा, और इसी के आधार पर आगे चल करके इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। तो यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता क्या। अब आद्य इतिहास के तहत हमने पहले ही बताया आप लोगों को, इसको हम लोग आद्य इतिहास के तहत पढ़ते हैं, और इसका जो पीरियड है 2350 से 1750। कुछ बातें और हम लोगों को समझनी चाहिए। इस हड़प्पा सभ्यता का जो विस्तार है पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, आज का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश भी आएगा, खैर वो भी कभी इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, नेपाल भी आता है, श्रीलंका भी आता है, तो इसकी हम चर्चा नहीं करें, मतलब कहने का मतलब है, लेकिन फिर भी भारत और पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ढेर सारे साइट्स इसके मिले हैं। भारत के अंदर जब स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई इंडिया को, उसके बाद ढेर सारी खुदाइयाँ करवाई गई, और उसमें जो सबसे ज़्यादा जगह निकल कर के आए वो गुजरात में आए। कहाँ पर में? गुजरात में, जैसे लोथल है, सुतकोटदा है, ये सब सारे के सारे जगह हैं जो गुजरात में है। फिर पंजाब और हरियाणा में, पंजाब में रोपड़ है, या हरियाणा में राखीगढ़ ही है ये। इसके बाद आप जब राजस्थान में जाएंगे तो कालीबंगा है। इस तरीके से आप देखें उत्तर प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, ये तमाम भारत के ऐसे राज्य हैं, भारत के ऐसे जगह हैं जहाँ पर में हड़प्पा सभ्यता यानी कि उस सभ्यता से मिलती जुलती चीज़ें प्राप्त हुई हैं। और इसके आधार पर कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का फैलाव था वह लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में था, 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। आज जो हमारा भारत है वो लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है, और वो 12 लाख यानी कि उसका लगभग 40% जो भाग, मतलब अभी का जो क्षेत्रफल है इंडिया का, उसके लगभग 40% भाग पर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। नो डाउट ये कहना बिल्कुल अनुचित नहीं होगा कि इस सभ्यता ने आखिर कितने जगह को घेर रखा था, और इसीलिए जो विश्व की महान प्राचीन सभ्यताएं हैं उसमें हड़प्पा सभ्यता का नाम सबसे ऊपर आता है। अब कुछ जो बातें हैं यहाँ पर में हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के बारे में इसको हम लोग समझ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव है, ये जैसे कि जो प्राच्य विद्वान थे उन लोगों का मानना था कि जैसे मार्टिमर व्हीलर हैं या गार्डन चाइल्ड हैं, इन लोगों का मानना है कि इसका जो उद्भव हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता है, अर्थात सुमेरियन सभ्यता से हुआ है। लेकिन इस बात को हाल फिलहाल में ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता है। यह मान करके चला जाता है कि स्थानीय संस्कृतियाँ जो भारत के अंदर विकसित हो रही थीं, जैसे कि बलूच संस्कृति जो ताम्रपाषाण कालिक संस्कृति ही थी, जहाँ पर में तांबा का इस्तेमाल किया जाने लगा था, पत्थर के साथ साथ ग्रामीण सभ्यता थी, और उसी सभ्यता ने धीरे धीरे विकसित होते और उसने हड़प्पा सभ्यता का रूप ले लिया। और नो डाउट यहाँ पर में सबसे पहले जो शहर, सबसे बड़ा शहर एस्टेब्लिश किया गया उस समय में नगरीकरण के तहत, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, जो कि आपका कहाँ पर में पड़ता है? पाकिस्तान में ही पड़ता है। तो ये है इसका उद्भव। अब विकास यानी कि इसका डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट इसका कोई एक खास पीरियड में नहीं हुआ, ये एक लंबी अवधि में हुआ जहाँ के लिए, क्योंकि बहुत सारे साइट्स देखेंगे जैसे हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, काफ़ी विकसित है, वहाँ पर में नगर के अवशेष मिलते हैं, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर में नगरीकरण का कोई खास बहुत बड़ा सबूत नहीं मिलता है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि नगरीकरण क्या है। हमने पहले ही आप लोगों को बता रखा है कि हड़प्पा सभ्यता थोड़ा बड़ा होगा, इसमें फैक्ट्स भी ज़्यादा होंगे, इसलिए हम लोग इसके लिए ज़्यादा अवताएंगे नहीं, ये देखने का प्रयास करेंगे, ठीक से देखने का प्रयास करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, फिर विकास, और उसके बाद पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन भी होता है, इसके लिए बहुत सारे कारण दिए जाते हैं। कहा जाता है कि बाढ़ आ गया, या आग लग गई, या धरती के अंदर भूकंप
ऐसी सारी बातें इसके कारण के रूप में बताई जाती हैं। जलवायु परिवर्तन, जैसे आप अभी हम लोग देख रहे हैं कि बार बार कुछ ऐसी अजीब चीज़ें हो रही हैं इस टाइप से। तो इसके लिए जो भी रीज़न है, कोई एक रीज़न परफेक्ट नहीं है, और इस पर सिर्फ अंदेशा या एक आशंका के ही तहत हम लोग इस पर बात कर सकते हैं। इसको हम लोग डेफिनेट करके कुछ कह नहीं सकते। तो यहाँ तक पतन तक हम लोग आएंगे। अब जो मुख्य बातें हम लोगों को समझनी हैं फैक्ट के हिसाब से, जो हम लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो हमने इसमें बताया, पीछे बताया, उसमें से भी 4-5 बातें बंद करो। तो हम लोग इसके उद्भव, विकास और पतन पे चर्चा करेंगे, बाद में भी करेंगे। अभी यहाँ पर मैं आप लोगों के समक्ष कुछ शब्द आया है, उस शब्द को हम लोग अभी क्लियर कर लें। हम लोगों ने देखा कि 2350 BC में ये है, और जब हम लोग पूरा पाषाण कालीन जो संस्कृतियाँ देखते हैं तो वो बहुत पहले की हैं। तो हम कैसे कहते हैं कि ये बाद की, यानी कि ये हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता है। यहाँ पर में सभ्यता और संस्कृति, उस सब में जितना भी पाषाण काल के तहत हम लोग पढ़े, उस तमाम जगहों पर संस्कृति है। संस्कृति का मतलब है ऐसा चीज जिसको लेकर के मानव जीने की कोशिश करता है, किसी चीज को लेकर के। जैसे एक चोर है, चोरी करता है, वह उसकी संस्कृति। जैसे कोई साधु है और साधु की तरह रहता है, यह उसकी संस्कृति है। संस्कृति का मतलब संस्कार से संस्कृति बनता है। जो अमूर्त चीजें हैं, चाहे वो भाषा है, साहित्य है, संगीत है, ये सारा का सारा चीज आपका संस्कृति के तहत आती हैं। तो यहाँ पर में संस्कृति एक अलग चीज है, और सभ्यता का मतलब होता है जो मानव किसी एक विशेष खास अवस्था में पहुंच जाता है, जहां उसके पास जीने के तमाम सभ्यता अर्थात मनुष्य जो जीने के लिए जिन सामग्रियों का, भौतिक सामग्रियों का इस्तेमाल करता है, जैसे आपके पास सड़क है, आपके पास रेलवेज हैं, या इसी के आधार पर कहा जाता है कि अमेरिका आज सबसे सभ्य और विकसित सभ्यता है, जबकि पूर्वी जो सभ्यता और संस्कृतियां हैं उनको अपेक्षाकृत कमतर करके आंका जाता है। अब तो कुछ माहौल बदला है, लेकिन पहले तो काफ़ी अंतर पाया जाता था पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति में, और जो इसको हम लोग इंडियन कहते हैं, या खास करके पूर्वी सभ्यता और संस्कृति, तो इसमें काफ़ी का अंतर पाया जाता है। तो इसी आधार पर हम लोग हड़प्पा को सभ्यता कहते हैं। संस्कृति तो है ही, संस्कृति तो हमेशा रहेगी, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर में सभ्यता भी है। यानी कि लोगों ने एक बेहतर तरीके से जीने की शुरुआत कर दी थी। वह कपड़ा पहनने लगे थे, वह ठीक से बोलने लगे थे, वह भाषा और साहित्य का इस्तेमाल करने लगे थे, सड़कों का उन्होंने निर्माण किया था, नालियों का निर्माण किया था, व्यापार में उन्होंने अच्छी खासी उन्नति हासिल की थी, कृषि में भी उन्होंने सफलता प्राप्त की थी। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के इसको एक सभ्यता का नाम दिया जाता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि यह भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता, अभी तक की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। जहाँ तक भारत में खुदाई का इतिहास है, या खुदाई को लेकर के जो बातें होती हैं, अभी भी भारत सरकार खुदाई को लेकर के ज़्यादा गंभीर नहीं है। इसमें पैसे लगते हैं, इसीलिए इसमें ज़्यादा पैसा लगाना उचित नहीं समझा जाता है, जिसके कारण अभी भी बहुत तमाम जगहों की जहाँ जहाँ खुदाई की जानी चाहिए, जिसको चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन वहाँ पर में खुदाई नहीं हो सकी है, जिससे कि हम लोग अभी बिल्कुल कह नहीं सकते हैं कि ये इसी रूप में था या यही सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन अभी तक जो हम लोगों के पास है उसके अनुसार हड़प्पा सभ्यता ही भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, या अभी हम लोग उसको पढ़ रहे हैं। तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता है। अभी तक में हम लोगों ने देखा कि हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा नामक जगह पर सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है, मोंटेगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर है, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। और इसकी जो खुदाई करवाई गई इस दयाराम साहनी के नेतृत्व में करवाई गई, और ये आपका महत्वपूर्ण है। हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे, और जिनके नेतृत्व में इसकी खुदाई करवाई गई थी वो थे दयाराम साहनी, और उसके 1921 ईस्वी में, और इसके ठीक एक साल के बाद 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई, और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे खुदाई करवाने का वो थे राखालदास बनर्जी, और ये 1922 ईस्वी में, और ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। और ये जो मोहनजोदड़ो है इसका जो जिला पड़ता है वो लड़काना जिला पड़ता है।
ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन के आएगा। अब इसके बाद जो हम लोग करेंगे वो होगा हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के जो मूल तत्व हैं, यानी कि जिसके आधार पर हम उसका विवरण करेंगे, वो होगा समाज, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था। हम लोग अभी देखते हैं अभी के समाज में, अभी के हिंदुस्तान में या किसी भी जगह के लिए, वहाँ का कोई समाज होता है, यानी कि समाज मतलब उसमें रहने वाले लोग किस तरह के लोग हैं, व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं या फौजी हैं, जो भी हैं जिस तरीके से हैं उस तरीके से समाज पे आना पड़ेगा। धर्म, यानी कि जिस धर्म को एडॉप्ट करते हैं, जिस धर्म को लेकर के लोग चलते हैं, किस तरीके से इसको। उसके बाद राजनीति, यानी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ अभी देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं या पंचायती राज व्यवस्था है, तो ये आपका राजनीति है। तो उस समय का राजनीति कैसा था। और अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था तो हमेशा कुछ रहे या ना रहे, लेकिन लोगों के पास में उनकी अर्थव्यवस्था रहती है, जिसको लेकर के लोग, वहाँ के लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, तो इसको हम लोग अर्थव्यवस्था कहते हैं। और इन्हीं चारों चीज़ों के इर्द गिर्द हम लोग अपना अध्ययन करेंगे। अगले क्लास में हड़प्पा सभ्यता को जब हम कंटिन्यू करेंगे तो हम वहाँ के समाज को देखेंगे, वहाँ के धर्म को देखेंगे, वहाँ की राजनीति को देखेंगे और वहाँ के अर्थव्यवस्था को देखेंगे ये। और उसके बाद फैक्ट में जो महत्वपूर्ण जगह हैं, जैसे आपका चन्हू है पाकिस्तान के अंदर, सुतकागेंडोर है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर लोथल है, सूट कोटदा है, ये कालीबंगा है, धौलावीरा है, या फिर राखी गढ़ी है, गणवाड़ी वाला है। ये तमाम ऐसे जगह हैं जो फेमस हैं, और यहाँ से हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण सामग्रियाँ मिली। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे कि कहाँ से कौन सा चीज़ मिला है, उसकी, यानी कि उसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं। जैसे ढेर सारी मृण मूर्तियाँ मिली हैं टेराकोटा के अंतर्गत, या कुछ कांसे की प्रतिमाएं मिली हैं, तो इससे हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि उस समय का समाज कैसा होगा, मातृसत्तात्मक होगा या पितृसत्तात्मक होगा, राजनीति पर किनकी पकड़ रही होगी, क्योंकि लिखा हुआ तो कुछ मिला नहीं है, इसलिए स्पष्ट कुछ कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो इतिहासकारों ने अंदाज़ा लगाया है या जो सर्वाधिक प्रमाणित अभी तक का अंदाज़ा है, वही अंदाज़ा हम आप लोगों के समक्ष लेकर के आएंगे, उसको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग कल हड़प्पा सभ्यता में जो ज़रूरी आवश्यक बातें बची हैं उसको कल से फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।